हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं हिंदी का जो आपका बायर मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइस, जैसे कि आपने कमेंट किया था कि आपको मनोविज्ञान के जो भी आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं एंड जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी पूरा आपको एक पेपर चाहिए, ठीक है। तो गाइस, वो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आप कमेंट्स करते हो सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है। और इसी तरह से गाइस, अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस हिंदी का जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। यानी खंड का में जो भी आपके प्रश्न आते हैं पहले हम उनको देखेंगे। इसके बाद जो आपका खंड खा आता है, यानी पूरा जो आपका पेपर है मॉडल पेपर, उसका फुल सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। गाइस, अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और हिंदी के पेपर में अगर आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर है पूरा आपको बताया जाएगा किस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अब एक बार यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पेपर है उसका यहाँ पर आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। देखिए, पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 10 पूछे जाते हैं गद्य और पद्य से। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका फुल सोल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। कहानी का जो सारांश आपका दिया जाता है वो आप वहाँ पर किस तरह से लिखोगे, पूरा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए, खंड का जब आपका एंड हो जाएगा उसके बाद खंड खा में जो आपके क्वेश्चन आते हैं फिर हम उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो आपके खंड का में गद्य और पद्य से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो, दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? अब यहाँ पर ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं वो देख लीजिए। का नंबर पर ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो किसका है, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। अगर आपने इनका जीवन परिचय याद किया है, याद कर लीजिए, पद में आपका पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद का इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपने इनका अभी से जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय याद कर लिया है तो आपको पता होगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। सही ढंग से याद हो गया। देखिएगा, इस तरह से आप वीडियो देखिए। जो आपके यहाँ पर ये बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी गद्य और पद्य से जो लिए जाते हैं वो आपको यहीं पर याद हो जाए। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। सही ढंग से समझ आ गया। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो इसकी विधा क्या है ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इसकी विधा क्या हो जाएगी, एक बार यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या होगा उसको देखेंगे। का नंबर पर है आत्मकथा, खा नंबर पर है कि ये नाटक है, गा नंबर पर है कि ये संस्मरण है एंड घा नंबर पर है निबंध। तो हमारा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। तो इसकी विधा क्या है? ये है एक आत्मकथा, ठीक है। तो जो का नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये आपका जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। का नंबर पर है विचार प्रवाह, खा नंबर पर है पृथ्वी पुत्र, गा नंबर पर है तब की बात और थी एंड घा नंबर पर है क्षण बोले कर मुस्कुराए। तो हमें पता है, ये हम कई बार क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं। तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? तब की बात और थी, ठीक है। ये जो आपका गा नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन।
इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर क्या निकल के आएगा उसको देखेंगे। का नंबर पर है कल्प वृक्ष, खा नंबर पर है माटी हो गई सोना, गा नंबर पर है तट की खोज एंड घा नंबर पर है ठेठ हिंदी का ठाठ। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो यहाँ पर जो घा नंबर पर ऑप्शन दिया गया है यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विचार और वितर्क के लेखक है। तो कौन है हमें पता है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर गा है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। का नंबर पर कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी नहीं है। विचार और वितर्क के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। खा नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन मिला था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, घा नंबर पर राय कृष्ण दास। तो जो गा नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। 5 आपके गाइस गद्य से लिए जाते हैं क्वेश्चन और 5 पद्य से। तो गद्य से हमने देख लिए, अब पद्य में जो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आंसू के रचनाकार हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। तो और ये हम सबको पता भी है। तो आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन क्या है, बिहारी दिए हैं, कबीर जी, अगे जी। तो यहाँ पर जो गा नंबर पर है जयशंकर प्रसाद जी, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सही ढंग से याद हो गया। विचार और वितर्क के लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या हो जाएगा, तब की बात और थी। नीड़ का निर्माण फिर इसकी जो विधा है वो क्या है, हमें पता है आत्मकथा है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है वो है जयशंकर प्रसाद। इसी तरह से यहाँ पर जो अगला प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनामिका के रचनाकार हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। तो निराला जी है, अगे जी हैं, या फिर महावीर वर्मा है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत है। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे निराला। ठीक है, यहाँ पर जो का नंबर पर आपके ऑप्शन में दिए गए हैं यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। यहाँ तक आपको सही ढंग से क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आप तैयार करोगे। क्लियर, चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपका क्या है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रश्न। तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो कौन है। का नंबर पर ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, खा नंबर पर है गिरजा कुमार माथुर, गा नंबर पर है हरिवंश राय बच्चन एंड घा नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, हमें पता है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये जो का नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक थे। ठीक है, तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, अगे जी है, या फिर दिनकर जी है, या फिर निराला जी हैं, या फिर मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे अगे जी। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। तो कौन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि आपको यहाँ पर बताने हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है, पहले यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। तो का नंबर पर दिए गए हैं तुलसीदास जी एंड घा नंबर पर हैं सूर्यदास जी, गा नंबर पर है बिहारी एंड घा नंबर पर है कबीरदास जी। तो ज्ञान मार्गी, ठीक है, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास जी। जो घा नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन है वही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है, हमें पता है सुमित्रा नंदन पंत। तार सप्तक के संपादक कौन थे, अगे जी। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है, कबीरदास।
यहाँ तक एकदम सही ढंग से आपको याद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो तीसरा प्रश्न आपका आता है वो क्या पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा किसी भी चैप्टर से, फिर आपको करना क्या है, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। अभी आपको पूरा बताया जाएगा किस तरह से आप जो संदर्भ, प्रसंग, उसकी व्याख्या और ये जो क्वेश्चन दिए गए वो किस तरह से लिखोगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न आएगा दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी किसी भी चैप्टर्स से आपका गद्य में, ठीक है, एक आपका जो पैराग्राफ है वो उठा लिया जाएगा और इस तरह से रख दिया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के देख लीजिए ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है। देखिए कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो यहाँ पर वट क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया था कि स्वार्थ सदा, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा। अब यहाँ पर दे दिया गया अशोक, तो आपको पता है ये अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है उससे ये लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है हमें पता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी तरह से आपका जो गद्यांश दिया जाएगा उसको आपको सही ढंग से पढ़ना है। और जो आपका तो यहाँ पर ये आपने देख लिया, ठीक है, जैसा आपकी ये यहाँ पर ये आपका गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो आपने ये समझ लिया कि कौन से चैप्टर से ये आपका लिया गया है। अब जो आपका चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम वाला, तो उसको भी आपको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि वो जो आपका चैप्टर है उसमें से आपका जो गद्यांश यहाँ पर दिया जाता है तो वो रखा जा सकता है। ठीक है, और अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, जो आपके चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को आपको एकदम सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इन चैप्टर्स से आपकी जो व्याख्या है वो रखी जा सकती है। अब देखिए इस तरह से आपका दे दिया जाएगा गद्यांश, तो यहाँ पर इसको पढ़ा और आपने समझ लिया कि अशोक के फूल नामक चैप्टर से ये लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे और आपको बताया जाएगा किस तरह से आप इन प्रश्नों के वहाँ पर आंसर दोगे। तो पहले इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न यही दिया जाता है। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए, यानी जो आपका गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं वो आपको बतानी है। यानी आपको एक संदर्भ लिखना है, वो आप किस तरह से लिखोगे यहाँ पर अभी आपको बताएंगे। ख नंबर पर क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग नंबर पर है अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। ठीक है, इसी तरह से घ नंबर पर है लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ये मिस्टेक है, यहाँ पर आप सही कर लोगे। क्लियर, तो लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, ये है आपके क्वेश्चंस। क्लियर, तो देखिए पहला प्रश्न क्या था, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम। ओके, तो अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता तो आप इस तरह से लिखोगे, दिया गया है गद्यांश के पाठ, यानी पहले आप इस तरह से लिखोगे पाठ, और इस तरह से आपको एरो लगाकर यहाँ पर क्या लिख देना है, पाठ कौन सा है आपका, अशोक के फूल। लेखक लिखोगे नीचे, फिर इस तरह से एरो लगाकर यहाँ पर लिखोगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला जो प्रश्न है इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता तब आपको ये करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या आप किस तरह से करोगे अभी यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है पहले इसका आंसर देखते हैं का नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप किस तरह से वहाँ पर संदर्भ लिख कर आओगे वो देख लीजिए। तो संदर्भ आप इस तरह से लिखोगे,
देखिए, पहले आपको इस तरह से लिखना है संदर्भ, उसके बाद आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी गद्य से लिया गया तो गद्यांश लिखेंगे, और जो क्वेश्चन आपके पद्य से दिए जाएंगे तो यहाँ पर लिखोगे पद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी आप लेखक या फिर कवि का नेम लिखो तो आपको वो ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को एकदम सही ढंग से दिख जाए कि आपने एकदम सही लिखा है। अगर आपको सही पता है नाम तब आप लिखोगे ब्लैक पेन से, अगर आपको नहीं पता है ऐसे ही आप लिख रहे हो तो उसको आप ज़्यादा हाईलाइट नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित, अगर पद्य होता तो रचित, ठीक है, द्वारा लिखित अशोक के फूल, चैप्टर का नेम क्या है, पाठ का जो नाम है वो क्या है, अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है। यह गद्य भाग से संकलित है। इस तरह से आप लिखोगे। अब मान लीजिए आप इस तरह से नहीं लिख सकते तो आप सीधा इस तरह से लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के, फिर आप लिखोगे अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इस तरह से लिखकर आ जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो जो संदर्भ है आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको भी देख लीजिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब हम व्याख्या करते हैं तो उससे पहले हमें एक प्रसंग लिखना होता है, यानी जो आपका यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है तो इसमें क्या बताया है, ठीक है, लेखक मतलब क्या कहना चाहता है, तो वो आपको थोड़ा छोटा सा 2 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं, वो हो जाता है प्रसंग। तो इसका जो आप प्रसंग है आप किस तरह से लिखोगे, चलिए उसको देखते हैं। पर गाइस अगर कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, क्लियर। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर जो प्रसंग है आप किस तरह से लिखोगे उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप ब्लैक पेन से लिखोगे प्रसंग, और जैसे आपका वो गद्यांश दिया गया तो उसमें लेखक ने क्या बताया है वो 2 लाइनों में आपको लिखना होता है। तो आप लिखोगे कि साहित्यकों ने अशोक के पुष्प को भुला दिया है, इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आप हेडिंग डालोगे व्याख्या। देखिए आपको हेडिंग डालनी है व्याख्या, और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। किस तरह से लिखना है, यह संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे। और आपका गद्यांश दिया गया था कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो यहीं तक आपको व्याख्या करनी थी, तो आप इस तरह से करोगे। यानी दिया जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने भी आपकी लाइन खिंची होगी उसी की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ग नंबर पर प्रश्न था कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, ठीक है। तो देखिए किसे माना गया है इसका हम आंसर देख लेते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार संसार के स्वार्थ को माना गया है। अब क्योंकि उससे संसार का कोई स्वार्थ नहीं सधता, इसलिए संसार ने उसे विस्मृत कर दिया, क्लियर। इस तरह से इसके बाद आपका एक बार क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए ताकि आपको एकदम सही ढंग से समझ आ जाए। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लीजिए। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, इस प्रश्न का आंसर हम देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है। चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो लेखक ने दुनिया को किस तरह का व्यवहार बताया है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए। तो देखिए लेखक ने दुनिया के व्यवहार के बारे में
हाँ, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार के बारे में यह बताया है कि यह केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका कोई स्वार्थ नहीं सधता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कि संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया था उसका जो आंसर है आप किस तरह से लिखोगे, यानी जो भी आपके प्रश्न दिए गए थे किस तरह से इन प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पर लिखने थे। क्लियर, यहाँ तक एकदम अच्छे से आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया जाएगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जिस तरह से आपका गद्य में दिया गया था उसी तरह से पद्य में जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो किसी भी पार्ट से आपका लिया जा सकता है कोई पद्यांश। क्लियर, और जो आपका कैकई का अनुपात और जो नौका विहार ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है, इनकी जो व्याख्याएं हैं आप सही ढंग से पढ़िए। इसके बाद पांचवा प्रश्न देख लीजिए। देखिए इसी तरह से पांचवा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, सॉरी यहाँ पर डबल लिख गया है, तो एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो गद्य में आप कौन कौन से ऐसे लेखक हैं जिनका आपको जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय याद करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट आप याद कर लोगे वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट याद करोगे डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का एंड हरशंकर परसाई, इनके आप याद कर लीजिए, एक आपका 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो वासुदेव सरल अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरशंकर परसाई। अब यहाँ पर दिया गया था निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जीवन परिचय पूछा गया है या फिर साहित्यिक परिचय पूछा गया है। कई सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा गया तो कहीं पर भी आपको जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी। किस तरह से लिखना है अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का आपको बताया जाएगा कि साहित्यिक परिचय आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। गाइस आपको ध्यान रखना है, जैसे वासुदेव किसी भी लेखक का आप लिखते हो गद्य में, तो जैसे पूछा गया है साहित्यिक परिचय, तो आप कहीं पर भी जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालोगे। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर क्या है जिस तरह से डालते हो, प्रश्न तो आपको लिखना नहीं है, प्रश्नोत्तर नंबर वो आप डाल दोगे। उसके बाद जिस लेखक का लिखते हो उनका, जैसे मान लीजिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का आप लिखती हो, इनका नेम डालिए, नीचे एक लाइन कर दीजिए वासुदेव सरल अग्रवाल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी साहित्यिक परिचय, और आपको किस तरह से लिखना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, जैसे मान लीजिए आप साहित्यिक परिचय आपका पूछा गया है तो आप किस तरह से लिखोगे। देखिए दो तरह से आप लिख सकते हो। वासुदेव सरल अग्रवाल सबसे पहले इस तरह से आप हेडिंग डालोगे। उसके बाद अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो सबसे पहले छोटा सा आपको ब्रैकेट बना लेना है और उसमें लिख देना है नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, जन्म कब हुआ था 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान क्या है मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में, इनके पिता कहाँ रहते थे लखनऊ में, इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की वो लिख देना है, मृत्यु कब हुई थी 1967 ईस्वी में। यानी जो आप इनके जो मेन पॉइंट हैं वो आपको एक ब्रैकेट बना लीजिए उसमें लिख दीजिए। दो तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय, बड़ी से आप हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय। उसके बाद एरो लगाकर जो साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है, ठीक है, फिर वो आपको वहाँ पर बताना है। इस तरह से आप जो साहित्यिक परिचय पूछा जाता है आप लिख सकते हो। अगर आप उस तरह से नहीं लिख सकते तो थोड़ा इनके बारे में पहले आप बताओगे, उसके बाद साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है उस तरह से लिखोगी। यानी अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लिखना है तो डायरेक्ट आप जैसे कि यहाँ पर बताया कि आप ब्रैकेट बनाकर उसमें इनके जो मेन पॉइंट है वो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यानी इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है, साहित्यिक परिचय आपका पूछा जाता है तो साहित्य में क्या क्या किया है वो आपको बताना है। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इस तरह से लिखना है तब भी आपका बिल्कुल भी गलत नहीं, आप इस तरह से लिखिए, पर जीवन परिचय आप हेडिंग वहाँ पर नहीं डाल के आओगे। ठीक है, तो पहले डालोगे वासुदेव सरल अग्रवाल, फिर साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे
कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इनका निधन 1967 ईस्वी में हो गया। इस तरह से आप लिखोगे। पहला मतलब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है। उसके बाद साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो आपको बताना है। तो देखिए आप किस तरह से लिख कर आओगे। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बाद में आपको दिखा दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद आप लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। क्लियर। फिर आपको लिखना है कि इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, देखिए हाँ, तो मर्म का उद्घाटन किया। फिर लिखोगे और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कृतियाँ। क्लियर। कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद आपको पहले इस तरह से एक लाइन लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले आप इस तरह से एक लाइन लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। फिर आपको इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट डालकर लिखना है। देखिए फर्स्ट हेडिंग डालोगे निबंध संग्रह। निबंध इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं वो आपको बताने हैं। तो हमें पता है कौन कौन से निबंध हैं इनके। पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि, भाग्यधारा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी शोध। फिर उसमें आप लिखोगे पारणकालीन भारत। संपादन में क्या क्या है, जयसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। इसके बाद बाणभट्ट हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाल, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। क्लियर। तो पहले आप इस तरह से लिखोगे। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए आप ले सकते हो। देखिए अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकती हो, ठीक है। इसके बाद जो नीचे का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर उसका भी स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आप किस तरह से लिखोगे, इसके आगे आपको क्या क्या लिखना है वो देख लेते हैं। और साहित्यिक परिचय अगर आप बिल्कुल सही ढंग से अगर आप इसी तरह से लिखकर आती हो तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है गाइस, एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे भाषा शैली, ठीक है। तो भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। फिर आप लिखोगे कि इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया है जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। इस प्रकार इनकी पूर्ण संस्कृत निष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ साथ सुबोधता, प्रवाह और लालित्य शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पर पड़ेगी हिंदी साहित्य में स्थान,
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप ये डालोगे। इसमें आप किस तरह से लिखोगे फटाफट से देख लीजिए। आपको लिखना है कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी क्षमता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम सही ढंग से क्लियर हो गया होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय है आप वहाँ पर किस तरह से लिख कर आओगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर समझ आ गया। ठीक है, इसका जो आंसर था यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगला प्रश्न होगा वो आप कौन सा तैयार करोगे, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कौन सा पूछा जाता है। तो देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है तो कौन सा आता है वो देख लीजिए। तो ख नंबर पर क्वेश्चन आपका आस्क किया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो पद में आप कौन कौन से ऐसे कवि हैं जिनका आपको याद करना है। फर्स्ट आप याद करोगे जयशंकर प्रसाद जी का, नेक्स्ट मैथिली शरण गुप्त जी का, एंड नेक्स्ट आप याद कर लोगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, तो गद्य में आपने देख लिए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और हरिशंकर परसाई जी का। ठीक है, और पद में आप इनका याद कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक कहानी याद कर लेनी है, या तो ध्रुव यात्रा या फिर लाठी या फिर पंचलाइट, कोई भी एक कहानी आपको सही ढंग से याद कर लेनी है। इस बार आपका ये पूछा जा सकता है पंचलाइट कहानी का सारांश। तो सारांश आप किस तरह से लिखोगे उसको पूरा यहाँ पर समझिए, सेम आपको इसी तरह से लिख कर आना है। ठीक है, तो देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश। ठीक है, तो चलिए पूरा एकदम सही ढंग से आप इसको देख लीजिए, इसी तरह से सेम आप वहाँ पर लिख कर आओगे। आप लिखोगे कि रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस तरह से वीडियो देखिए ताकि यहीं पर आपको सही ढंग से ये याद हो जाए। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। इसके बाद आप लिखोगे सबको पंचलाइट के आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। इसके बाद आप लिखोगे लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर कि पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे यह बिना जले ही पड़ा रहे। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर कि आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। ठीक है, धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। अब देखिए इसके बाद इसके आगे फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे। देखिए अब इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोदन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोदन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोदन से प्रेम करती थी।
उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरकार तक पहुंचा दी कि गोदन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोदन को बुलाया जाए। देखिए, इसके बाद आप लिखोगे कि गोदन को बुलाया जाए तो गोदन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोदन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोदन के झोपड़े में गई और उसे मनाकर ले आई। गोदन ने पंचलाइट में तेल भरा। इसके आगे फिर आप लिखोगे, तभी गोदन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोदन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट को जला दिया। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद पंचलेट को जला दिया। इतना लिखने के बाद यहाँ पर फिर आप इस तरह से लिखोगे। देखिए, इतना पूरा लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनियों लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी को जय ध्वन की। कीर्तन शुरू हो गया। गोदन ने सबका दिल जीत लिया। मुरनी ने हसरत भरी निगाहों से गोदन की ओर देखा। सरदार ने गोदन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया और कहा। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर आपको बिगिन करना है और फिर आप इस तरह से यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करने के बाद आप यहाँ पर लिखोगे और कहा कि तुमने जात की इज्जत रखी, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे कि अंत में गुलरी काकी ने गोदन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोदन ने एक बार फिर से मुन्नरी की ओर देखा और उससे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुन्नरी की पलकें झुक गईं। तो ये हो गया आपका खंड का। इसके बाद आपका आता है खंड खा। तो खंड खा में जो आपका पहला प्रश्न होगा वो कौन सा पूछा जाता है उसको देखिए। खंड खा में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आज किया जाएगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी जिस तरह से अभी आपने देखा था खंड का में, तो हिंदी में आपका जो किसी भी चैप्टर से गद्यांश ले लिया जाता है, इसी तरह से आपका इधर संस्कृत में भी होता है। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर से दिए गए संस्कृत में जैसे आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, जातक, कथा, जो आपके चैप्टर्स है तो उनको आप सही ढंग से पढ़िए, उनका हिंदी में आपको अर्थ लिखने को आएगा। इस तरह से प्रश्न आता है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए आपका जो चैप्टर है जातक कथा, ठीक है, तो उसमें जो आपका वहाँ पर जो आपका गद्यांश दिया गया है अथय का शकुनिया, वो वाला आप देख लीजिए। ठीक है, अथय का शकुनी सर्वेशम, तो वो वाला आप देख लीजिए और कहाँ तक आपको उसका जो अर्थ है हिंदी में रोचते, वहाँ तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो वो जो आपका गद्यांश है इम्पोर्टेंट है, तो सही ढंग से उसको आप तैयार कर लेंगे। जो जातक कथा आपका चैप्टर है उसमें आप गद्यांश देखना। फर्स्ट आपका दिया होगा अतीते प्रथम मिलके जना वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जो दिया गया है उसको देखना। उसका जो हिंदी में आपका अनुवाद है तो वो आप किस तरह से करोगे, यहाँ पर देखिए लिख दिया है। इस तरह से वहाँ पर आप हिंदी अनुवाद करके वहाँ पर आओगी। देखिए आपको लिखना है कि तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य उनका मत जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवे ने उठकर कहा, जरा ठहरो, इस राज्य अभिषेक के समय इसका ऐसा मुख है तो क्रोध आने पर कैसा होगा। ठीक है, फिर इसके आगे आप लिखोगे, देखिए फिर इसके आगे आपको लिखना है कि इसके क्रोध होकर देखने से हम
गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों की तरह जहाँ के तहाँ जल जाएंगे, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आपका दिया गया इत्याह यानी ऐसा कहा। ठीक है, वो आप देख लेना, आपकी जो बुक है उसमें जातक कथा जो आपका चैप्टर है उसमें जो आपका वहाँ पर गद्यांश दिया गया है अथय का शकुनिह, ठीक है, सर्वेशम, तो वो वाला आप एक बार देख लीजिए। अब इसी तरह से इसका खा नंबर पर आपका क्वेश्चन आएगा कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो सुभाषित रत्नानी जो आपका है, यानी जो उसमें श्लोक आपके दिए गए हैं पूरा तैयार कर लीजिए। हर बार के बोर्ड एग्जाम में उसी से आपका एक श्लोक रख दिया जाता है। तो सुभाषित रत्नानी जो है आपका पद्मी, उसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आस्क किया जाता है, उसको भी देख लीजिए कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गाइस इसके आगे का जो आपका वीडियो है वो जो आपका आगे का रह गया है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जैसा भी आप बोलते हो उसी तरह को आपको वीडियोस मिलती हैं। आपने बोला था हिंदी का जो मॉडल पेपर है आपको उसका फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको दिया गया। जो रह गया है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार सभी दोस्तों में आप शेयर ज़रूर करें। और गाइस अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको एक लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।